नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी ये 33 यानी 33वां सेशन है, 33वीं क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। और कल का सेशन तो आपने देखा ही होगा कितना महत्वपूर्ण था और कितने अच्छे तरीके से हमने बढ़िया तरीके से क्लास को किया। लगता है लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत आवाज़ कर रहा है, आप लोगों को भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये सोने तथा चांदी के दो मिश्रण हैं जिनमें सोने और तांबे का अनुपात क्रमशः 7:2 तथा 7:11 है। यदि, देखिए मैं आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूं, यदि एक तीसरी धातु बनाने के लिए उन मिश्रण को बराबर मात्रा में पिघलाया जाए तो तीसरी धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। देयर आर टू मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन विच द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड सोने और तांबे, चांदी के मैंने लिख दिया, वो गोल्ड और कॉपर ही है। ठीक है, 7:2 and 7:11 इफ दे आर मेल्टेड इन द इक्वल अमाउंट टू द फॉर्म अ थर्ड मेटल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द गोल्ड एंड कॉपर इन द थर्ड मेटल। देखिए ऐसा है, समझिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऐसे कभी भी प्रश्न आए जब दो या तीन अलग अलग मिश्रण को जिनमें रेशियो दिया हो और एक साथ मर्ज करना हो, मिलाना हो, मेल्ट करना हो, तो हमेशा हमें क्वांटिटी इक्वल करनी है। क्या करनी है? मात्रा बराबर करनी है। क्या करनी है? मात्रा बराबर करनी है। मात्रा बराबर करनी है। मात्रा बराबर करनी है। ठीक, कैसे समझिए। गोल्ड यानी सोना, कॉपर यानी तांबा, गोल्ड और कॉपर यानी तांबा, पहले वाले में 7:2 और दूसरे वाले में 7:11। ठीक, इनको बराबर करते हैं। कैसे? देखो, ये जोड़ने पर 9 आ रहा है और ये जोड़ने पर 18 आ रहा है। ये जोड़ने पर 9 और ये जोड़ने पर 18। ठीक, ये जोड़ने पर 9 और ये जोड़ने पर 18। ठीक, तो भैया हमें क्या करना है? इनको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दें, बराबर हो जाएगा। कैसे? देखो, गोल्ड और कॉपर, गोल्ड और कॉपर करते हैं 2 से गुणा। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक, और ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी 7:11। तो 14:21, 11:4 15, यानी अगर हम देखें तो 3 से काटें, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, यानी 7:5। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक, हमने बराबर किया, आंसर आ गया। अब मिलते हैं अगले प्रश्न में। 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5, 3:4 तथा 4:5 है। इन 3 बोतल को एक बड़ी बोतल में डालकर खाली कर दिया जाता है, तब बड़ी बोतल में क्रमशः दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। 3 bottles of equal capacity contain a mixture of milk and water in the ratio 2:5, 3:4 and 4:5. These 3 bottles are emptied into one big bottle. What will be the ratio of milk and water respectively in the bigger bottle? Okay, बढ़िया। क्या बता रहा है? 3 समान क्षमताओं की बोतलों में दूध और पानी का अनुपात। देखिए लास्ट वाला प्रश्न ही है, वैसे ही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है? क्वांटिटी इक्वल करना है। क्वांटिटी यानी मात्रा बराबर करनी है। क्वांटिटी इक्वल यानी मात्रा बराबर। क्वांटिटी इक्वल मात्रा बराबर। कैसे? देखो, मिल्क और वाटर, दूध और पानी। ठीक, अनुपात है 2:5, अनुपात है 3:4 और अनुपात है 4:5। 4:5, 4:5। सबसे पहले हमें क्या करना है? देखना है क्या 5 और 2 मिलकर होता है 7, 4 और 3 मिलकर होता है 7, 5 और 4 मिलकर क्या होता है 9। इनको बराबर करना है। अब बराबर होंगे ये 7 और 9 के एलसीएम में। 7 और 9 के एलसीएम में बराबर होंगे। तो 7 और 9 का एलसीएम होगा 63।
7 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 63 होगा। तो चलिए देखते हैं 63 करने के लिए। इसको 9 से गुणा, इसको भी 9 से गुणा और इसको 7 से गुणा कर लेते हैं और ये हो जाएगा बराबर, कर लेते हैं और ये हो जाएगा बराबर। करते हैं, देखते हैं। मिल्क और वाटर करते हैं। 9 दूनी 18 और 9 पना 45 हो गया भाई। 7 था और 63 करना है तो 5 और 2 7 हो गया 63। अब देखिए 9 तियाँ 27 और 9 चौको 36 36 और 7 चौको 28 28, 7 पना 35 35। ठीक, ये और ये जोड़ते हैं जरा। 6 5 11, 11 और 5 16, सही है। हाँ से लगा 1, 4 3 7 3 10 और 1 11, 116। यहाँ देखते हैं 8 8 16 या 16 और 7 23 हो सकता है तो 23 लिख देंगे, या 8 8 8 7 15 15 8 23 हो गया, तब भी लिख सकते हैं। ठीक, 23 2 कैरी किया, 2 2 4 2 6 और 1 7, 73:116 ये हमारे प्रश्न का उत्तर आया है। तो जल्दी से आप देखिए, क्या आपको ये समझ में आया? तो जल्दी से आप बताइए, क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल सही, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या मैं विजिबल हो रहा हूं आपको? अगर नहीं हो रहा हूं तो जल्दी से मैं एक बार चेक कर लेता हूं। बिल्कुल सही, अब ठीक हो गया है, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, और धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक, अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। तब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/4 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस? देखिए ऐसा है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के, अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी, एमआरपी के 3/4 भाग पर बेचने पर, देखिए जिसकी बात करते हैं ना वो नीचे रहता है, और टोटल वैल्यू, और जिसकी बात कर रहे हैं वो ऊपर, यानी बेचना गया यानी एसपी ऊपर। सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत ध्यान समझिए। अगर मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं तो बहुत ध्यान समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें, अगर हमारे पास रेशियो है तो इसमें 0 बढ़ा लो, अगर 1 बढ़ाओ तो दोनों में 1 और 2 बढ़ाओ तो दोनों में 2 बढ़ा लो। ठीक, बढ़ गया। तो एक चीज पता चल गई है कि एमआरपी कितना था हमारे पास? 400। अब क्या पूछा है? क्रय मूल्य यानी सीपी। अब 300 पे बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, ये तो एसपी हुआ। एसपी कैसे बनता है? देखो, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। तो सीपी अपने आप में 100% और प्रॉफिट कितना? 25%। तो एसपी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? एसपी हो गई है हमारी 300। तो 300 हो गया 125% की वैल्यू, 125 से डिवाइड करो और सीपी निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये 4 बार गया और ये 5 बार गया, और 5 से बड़ा 6 बार, 6 चौको 24, यानी सीपी आ गया 240। कितना आ गया? 240। कोई दिक्कत नहीं, ये गया 40 बार और ये गया 24 बार। ठीक, 8 से 3 बार और 8 से 5 बार। आंसर आ गया 5:3। देखिए कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को भी कर लिया, और यही हमारे प्रश्न का बढ़िया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 14,400 रुपया है, ठीक है, कि लाभ को 3:2:7 के अनुपात में 3 हिस्सेदार आकाश, विपिन और चेतन में बांटा जाना है। तब चेतन का हिस्सा क्या होगा? अब प्रॉफिट ऑफ 14 कितना है? 1,44,000, सॉरी 1,44,000 रुपये है ना, हम 14,400 पढ़ रहे थे गलती से। 1,44,000 रुपये इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 शेयर्स
3 shares Akash, Vipin and Chetan in the ratio 3:2:7. Then what will be the share of मतलब उनका हिस्सा क्या होगा, लाभ क्या होगा, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट. ओके, देखो ऐसा है. सबसे पहले हम ये देख लें कि इनको बांटना है, कुछ नहीं करना है, बांटना होता है. ठीक, बांटना है. अब कोई काम नहीं है, आपको बांटना है. कैसे बांटते हैं देखो बता देते हैं हम. जो योग होता है, इस योग को अनुपातिक योग से भाग देते हैं. योग को अनुपातिक योग से भाग देंगे, यानी सम को सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करेंगे. तो सम कितना है हमारा 1,44,000 सम ऑफ रेशियो. तो 3 2 5 और 7 5 12, तो 7 5 12 आ रहा है. 7 2 9 3 12, 12 से गया पूरा 12 बार, यानी 12,000 बार गया. ठीक, किसका हिस्सा पूछ रहा है, चेतन का, सबसे लास्ट. तो चेतन है 7, तो 12 सत्ते 84, 1 2 3. आंसर आपके सामने आ गया. खत्म भाई, बहुत बढ़िया, खत्म हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ऐसे ही प्रश्न करने हैं, ऐसे ही. ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ. ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5,182 हो जाती है और 3 वर्ष में 5,832 हो जाती है. ठीक, तो कह रहा है वह धनराशि बताइए. बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी देख लो भैया जल्दी से. ऐसा है, देखो कोई धन जो बढ़कर होता है वो मिश्रधन कहलाता है. यानी ये क्या है, मिश्रधन. मिश्रधन मतलब होता है अमाउंट. ठीक, ये धन क्या है, मिश्रधन. मिश्रधन मतलब होता है अमाउंट. ठीक, अमाउंट कैसे बनता है, अमाउंट यानी मिश्रधन कैसे बनता है. मिश्रधन बनता है मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन, बराबर मिश्रधन. ठीक, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होता है. ठीक, चलो देख लेते हैं भाई. और अगर हम मिश्रधन से ब्याज घटा दें, ब्याज, तो निकल आएगा मूलधन. क्या निकल आएगा, मूलधन. ठीक, समझो. कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है. देखो तो भैया 2 वर्ष में धनराशि यानी मिश्रधन हो रहा है 5,182 और 3 वर्ष में हो रहा है 5,832. ठीक, अच्छा एक चीज आपको पता है क्या, कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हमेशा समान रूप से बढ़ता है. हमेशा समान रूप से बढ़ता है, हमेशा समान रूप से बढ़ता है. तो यहां 1 साल तो हो गए हैं, और 1 साल में कितना बढ़ा है घटाते हैं. देखिए बड़ा वाला नीचे है तो इससे इसको घटा दें. 2 में 2 गया 0 और 13 में 8 गया 5. ठीक, 7 में 1 गया 650 आ रहा. अच्छा अब आपको क्या पता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रतिवर्ष समान रूप से दिया जाता है, समान रूप से दे होता है, दे होता है. ठीक, देखिए तो हम देख रहे हैं यहां पर ये क्या है हमारा, ये अमाउंट है यानी मिश्रधन है. ठीक, और अमाउंट में से अगर हम, बहुत ध्यान समझिए, अगर अमाउंट में से हम क्या माइनस कर देते हैं, अमाउंट में से अगर हम माइनस कर देते हैं ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो निकल आता है हमारा प्रिंसिपल. तो यहाँ 2 साल का या 3 साल का जो आसान लगे कर दो. घटाते हैं
एक साल का ब्याज है 650, तो 2 साल का कितना होगा भाई, बराबर होता है। तो हो गया 1300 रुपया। कितना हो गया, 1300। तो यहां से 1300 माइनस कर दें, करते हैं, देखते हैं। 2 में 0 गया तो 2 बचा, 8 में 0 गया तो 8 बचा। सही है। और 1 में 3 गया, 11 में 3 तो 8, और 4 में 1 गया तो 3। 3882 रुपया बच रहा। आंसर आ गया आपका, यही है 3882 रुपया। बहुत आसान तरीके से प्रश्न का आंसर हमने निकाल लिया। और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप बेसिक को ध्यान से देखें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, तो वही धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अ सम ऑफ ₹800 amount to ₹956 in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what will that amount become in 3 years? देखो, आपको कुछ चीजें तो आनी ही चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ब्याज हमेशा बराबर रहता है। ये आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हमेशा समान रूप से दे होता है, हमेशा समान रूप से दे होता है, रूप से दिया जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर दिया जाता है। किस पर? मूलधन पर दिया जाता है, मूलधन पर दिया जाता है। ठीक, आपसे कह रहा है 800 रुपए की धनराशि है, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। आपसे कह रहा, अरे ऐसा है, 956 तो पहले ही हो गई ना, तो जब रेट बढ़ाएंगे 4% तो और बढ़ेगा पैसा। तो 1 साल की 4%, तो 3 साल में कितना बढ़ेगी भाई, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा समान रूप से। तो 1 साल की 4%, तो 3 साल में बढ़ गई, 3 साल में 12%। कितनी? 12% बढ़ गई। और हमेशा मूलधन पर दिया जाता है, तो मूलधन है 800, तो निकालो भाई 800 का 12%, कितना हो गया? 96 रुपया और बढ़ जाएगा। तो 96 और जोड़ दो इसमें। जैसे ही 96 रुपया जोड़ेंगे, 6 6 12, एक कैरी किया, 10 5 15, 1 10, 152 रुपया आ गया आंसर। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर, जिसमें पहले वर्ष की ब्याज की दर 10% और दूसरे वर्ष की ब्याज की दर 12% हो, तो 10,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष पश्चात क्या होगी? What will be the amount of 10,000 after 2 years on compound interest, compounded annually, in which the rate of interest for the first year is 10% and the rate of interest for the second year is 12%? बहुत बढ़िया, बहुत आसान, बहुत आसान। देखिए, अगर आपको बेसिक आता है तो आसान है। और इसी आपकी समस्या को दूर करने के लिए हम जल्दी आपसे मिलने आ रहे हैं लाइव सेशन के थ्रू और चैप्टर वाइज, लाइव सेशन के थ्रू चैप्टर वाइज, लाइव सेशन के थ्रू चैप्टर वाइज, लाइव सेशन चैप्टर वाइज, लाइव सेशन चैप्टर वाइज। समझ रहे हैं? चलिए, तो जल्दी से देखते हैं हम क्या कर दें। क्या ना, वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाला, देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो बेसिक तरीका क्या है भैया, कि 10,000 रुपया है। कितना है? 10,000। ठीक, 10,000। और पहले वर्ष ब्याज की दर 10% है, तो जितने परसेंट होती उतना जोड़ लेते हैं, 110 बटे 100। और दूसरे साल 12% है, तो 112 बटे 100। ठीक, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 56
और यहाँ जाएगा ये 50 बार। ठीक, हमारे पास क्या बचा, 1000 इंटू 11 इंटू 56 अपॉन 50। ठीक, 50 से इसको काट दिया 2 बार यानी 20 हो गया। 11 का 56 में गुणा, 56 का किसी भी संख्या में गुणा करो, सॉरी 11 का किसी भी संख्या में गुणा करो तो ये नंबर लिखो यानी 6, दोनों को जोड़ दो, 6 5 11 की 1, हंसी लगा 1, 5 और 1 6। ठीक, 616। देखो 11 छक्का 66, हंसी लगा 1, 11 पे 55 है, 55 और 6 61 हो गया। ठीक, और गुणा कर दो भैया 20 से। ठीक, देखो आ गया 0, 2 छंग 12 की 2, हंसी लगा 1, 616 मतलब 1232 आ गया, 1232। आप गुणा करो या ऐसे आओ, आंसर देखिए आ गया। ठीक, अब इसको ट्रायंगल मेथड से करो। ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड देखो, मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे देख लूं, क्या मेरे मुंह पे तो नहीं लिखा जा रहा कि मैंने अपने मुंह पे लिख दिया हो। कोई बात नहीं है। तो पहले साल ब्याज की दर 10% है, तो 10,000 का 10% होगा 1,000, और दूसरे साल ब्याज की दर है 12%, तो अब 10,000 का 12% कितना हो गया, 1200। लेकिन अब जो ब्याज पीछे देकर आए उसका 12% लिखना है, तो ये कितना हो गया है, 120 रुपया। कितना हो गया, 120 रुपया ब्याज आ गया भैया। कितना, एक नहीं दो, 2200 और 120, टोटल क्या हो गया है, 2320। पूछ क्या रहा है हमसे, टोटल मिश्रधन धनराशि। मिश्रधन कैसे, मूलधन, मूलधन कितना था 10,000 प्लस ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2320। जोड़ते हैं जरा, देखते हैं, 0 2 3 2 1, 1 2 3 2 0, 1 2 3 2 0, 1 2 3 2 0, आंसर आ गया 1 2 3 2 0, 1 2 3 2 0। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन और बबीता किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वह एक साथ 8 दिन काम करते हैं, तब अमन काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बबीता कितने समय में पूरा करेगी। Aman and Babita can do a piece of work in 18 and 24 days respectively. ठीक, they work together for 8 days. They work together for 8 days. Then Aman leave the work. In how much time will Babita complete the remaining work? बहुत बढ़िया, देखते हैं। देखिए नॉर्मल प्रश्न है, कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, तो इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं क्या करना है और कैसे करना है। देखिए सबसे पहले अमन और बबीता को ए और बी ले लिया, ये 18 दिन में कर रहा है और ये 24 दिन में कर रहा है। हम हमेशा निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम, एल सी। ठीक, हमेशा एलसीएम निकाला हमने, तो एलसीएम हमारा आया है 18 और 24 का 72, 72। एलसीएम का मतलब पूरा काम। ठीक, एलसीएम का मतलब पूरा काम। ठीक, अब क्या है देखते हैं, भाग देखिए, 18 चौको 72 और 24 तिया 72, ये आ गया 18 चौको 72 और 24 तिया 72। ठीक, देखते हैं जल्दी से, 18 चौको 72, 24 तिया 72। क्या कह रहा है, एक साथ 8 दिन काम करते हैं, तो देखते हैं ए प्लस बी का 8 डे वर्क, 8 डे वर्क देख लेते हैं, 8 डे वर्क। तो ये दोनों एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में नहीं, वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं। अच्छा, एक साथ 8 दिन काम, तो 8 दिन में 56 काम हो गया। ठीक, टोटल वर्क 72 था, 72 में से 56 हो चुका भैया, बचेगा 16। और अब अमन चला जाता है, तो इस 16 काम को कौन करेगा, बबीता।
बबीता एक दिन में 3 काम कर रही है, तो 3×5 = 1/3, ये आंसर आया है। कह रहा है बबीता शेष काम को 5 सही 1/3 दिन में करेगी। ठीक, बहुत आसान हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं। अमन और बबीता किसी काम को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अमन ने काम करना अकेले शुरू किया और 4 दिन के बाद बबीता भी उसमें शामिल हो गई। ठीक, 4 दिन के बाद बबीता भी उसमें शामिल हो गई। ठीक है, अमन ने और काम पूरा होने तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो काम कुल कितने दिनों तक चला? Aman and Babita can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. Aman started working alone and after 4 days Babita also joined him and both worked together till the work was completed. Then for how many days did the work last? ऐसा है, अमन और बबीता किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। अमन ने अकेले काम करना शुरू किया। ठीक, पहले तो एलसीएम निकाल लें। एलसीएम आएगा 60, यानी टोटल वर्क, वन टाइम वर्क 20, 3, 12, 5। ठीक, कह रहा है अमन ने अकेले काम किया और 4 दिन तक किया और उसके बाद बबीता आ गई। तो देखते हैं, अमन का 4 डेज वर्क, अमन एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा? 12। और अब टोटल काम तो 60 था, 12 हो चुका है, तो कितना बचा? 48। और ये शेष 48 काम था, और इस शेष 48 काम को दोनों ने 8 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। अब बबीता आ गई। अब बबीता अब दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। देखो 5, 3, 8, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? 6 दिन में। 6। तो कह रहा काम कुल कितने दिन तक चला? 6 और 4 10। 6 और 4 10 दिन तक काम चला है। 10 दिन तक। समझ लीजिए कितना अच्छे से और कितने आराम से ये भी प्रश्न हो गया। देखिए बहुत आराम से अगर आप पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो काम हमारे सब आसानी से होते रहेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। काम भी होता रहेगा और करते रहेंगे। फिर से अमन बबीता आ गए। लिखा है अमन और बबीता किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया। 20 दिन तक, और बबीता ने काम छोड़ दिया। कह रहा अमन ने शेष काम को अलग 20 दिन में पूरा किया, तब अमन अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है, अमन एंड बबीता together can complete a work in 30 days. Together they work for 20 days and Babita left the work. Aman completed the remaining work separately in 20 days. Then in how many days Aman alone can complete the work? ठीक, चलो देखते हैं। अमन और बबीता किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का काम होगा 1/30। कह रहे हैं इन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, तो 20 दिन का काम 1/30 इंटू 20, यानी 2/3 है 20 दिन का काम। ठीक, तो शेष क्या बचा? शेष बचा 1/3। और इस काम को कौन कर रहा है? कह रहा है इसके बाद बबीता चली गई अमन, और अमन ने 20 दिन में पूरा कर लिया। 20 दिन में अमन ने पूरा कर लिया, तो यानी अमन पूरा 60 दिन में करेगा। 60 दिन, अमन पूरा काम 60 दिन में करेगा। हो गया भाई, 1 यानी 120 = 20, 23 = 60। कह रहा अमन अकेले इस काम को कितने दिन में करता? आ गया 20 दिन, 60 दिन में, बस हो गया, काम ही खत्म, बात ही खत्म, हो गया बस। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं,
और मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि परिवार बड़ा हो। और आपसे लाइव सेशन में मुलाकात करेंगे जल्द ही, 2-3 दिन में करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।